आरबीआई स्टाफ कॉलेज चेन्नई में हमारे इंडक्शन का दूसरा दिन। वर्षा मेरे पास आके बोली, सीपी अगला नंबर तुम्हारा है और हाँ, डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए जाओगे, बता दूं अभी तुम्हारी रैंक 5th है। मुझे अपने प्रोफेसर की वो बात याद आ गई जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो उन्होंने एक दिन पास आके बोला, सीपी पढ़ने से नहीं होगा। और ये वो टाइम था जब मेरा फेज़ 1 एग्ज़ाम निकल चुका था और मैं फेज़ 2 की तैयारी कर रहा था। मुझे बात थोड़ा अटपटी लगी, लेकिन आगे बताता हूँ कि मेरे प्रोफेसर ने किस तरीके से वो बात बोल के मेरी मदद की। मुझे तो बहुत खुशी मिलती अगर मेरी रैंक 55th होती। हमारे बैच में 55 लोग थे और जैसे मुझे ग्रेड 80 मार्क्स पे लाने में, ग्रेड ए लाने में, मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो हमारे यहाँ पे क्या होता था, ग्रेड ए लाने के लिए आप 80 मार्क्स लाओ या 100, आपको ग्रेड ए मिलना है। तो 80 पे ग्रेड मार्क लाके हमें बड़ी अपार खुशी मिलती थी कि ए ग्रेड लाए, वो भी 80 पे। तो मेरा तो फंडा एकदम क्लियर था कि अगर मैं आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर बन जाता हूँ और मेरी रैंक एकदम लास्ट है, तो उससे बढ़िया सिचुएशन कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो ग्रेड बी बन ही गया। वो तो वहां जाने के बाद मालूम पड़ा कि रैंक से सीनियोरिटी होती है। तो प्रोफेसर साहब का जो वो पॉइंट था, मैं तैयारी कर रहा हूं और सर बोलते हैं, सीपी केवल पढ़ने से नहीं होगा, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एंड प्लीज अंडरस्टैंड, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इज नॉट ओनली नॉलेज बट इट्स योर आर्ट। हमारे टाइम में फेज 2 एग्जाम कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव था और हमको पेन से लिखना होता था, कंप्यूटर टाइप बोर्ड नहीं था। सिलेबस यही था, केवल एथिक्स के जो टॉपिक्स रिसेंटली आरबीआई ने ऐड किए वो नहीं थे। जब वर्षा ने आके ये 5th रैंक वाली बात बोली, मुझे लगा फिर से कोई प्रैंक होगा, क्योंकि ट्रेनिंग कॉलेज में बातें ऐसी ही हो रही थी कि रिजर्व बैंक तो रिवर्स बैंक है एंड वी आर बॉर्न ऑन 1 अप्रैल, आरबीआई बॉर्न ऑन 1 अप्रैल, अप्रैल फूल्स डे। तो शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन प्रोफेसर साहब की वो एडवाइस बहुत काम आई। तो सर ने बोला कि इट्स एन आर्ट and art is not only knowledge but it is the way what you do। तो मैंने सर को काउंटर करते बोला, सर बट बिफोर आई डू आई हैव टू नो व्हाट शैल आई डू। सर बोलते, नो 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 नो, यू आर रॉन्ग हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, so you have to learn the theory when you perform, so along with your performance you have to learn the theory। यहां पर आपको लिखना सीखना है। तो 3 मूलभूत बातें प्रोफेसर ने मुझे बताई, 3 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर राइटिंग पावरफुल डिस्क्रिप्टिव आंसर। नंबर 1, अरेंज योर थॉट्स। सर ने मेरे को कहा कि आप किसी भी आंसर को क्या लिखना चाहते हो, पहले आप एक रफ पेपर में पॉइंटर्स लिख लो, छोटे, नॉट दैट यू राइट द सेंटेंसेस बट दीज 5, 7, 10 थिंग्स यू वांट टू पुट डाउन योर आंसर। और उसके बाद उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करो, योर इंट्रोडक्शन एंड मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। और इंट्रोडक्शन को सबसे पावरफुल होना है। द पावर कैन कम बाई एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो फैक्ट जो शायद आसानी से समझ में ना आए या आसानी से अनबिलीवेबल टाइप लगे, लेकिन सही होना चाहिए। और इट कैन बी ए कोट और इट कैन बी ए पोएम, कोई श्लोक हो सकता है जो आपको एप्रोप्रिएट लगे वहां पे। ये इंट्रोडक्शन जो होगा ये आपकी पावर बताता है, सोचने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन कम्स द मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपको सारे जो भी अपनी नॉलेज है, आर्ग्यूमेंट है, वो डालने हैं। एंड हियर कम्स द सेकेंड पॉइंट, दैट यू हैव टू लर्न अरेंजिंग योर फैक्ट्स with your ideas and argument। अगर आप एग्जाम में केवल फैक्ट रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो ये तो मालूम पड़ जाएगा कि आप बहुत पढ़ के आए हो, आपने बहुत सारा ज्ञान लिया हुआ है यहां से वहां से, बट व्हाट इज योर ओरिजिनल थॉट, वो कैसे पता लगेगा। और अगर आप केवल अपने ही थॉट, अपने ही हाइपोथेटिकल आइडियाज, अपने ही आर्ग्यूमेंट लिखे जा रहे हो विदाउट टेलिंग द फैक्ट्स और विदाउट comparing that with the situation today, or maybe situation today in our country versus other countries, one gender versus other, well-off people, wealthy people versus poor, whatever is the situation, तो आपको वो फैक्ट के साथ अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 2, उनको ब्लेंड करना सीखना है। एंड पॉइंट नंबर 3 इज पावरफुल प्रेजेंटेशन।
उस प्रेजेंटेशन में आज के समय में शायद वो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाए। उन्होंने बोला देखो तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, तुमको आता सब है बट तुम इतना गंदा लिखोगे तो पढ़ना कौन जाएगा, आप कम लिखो भाई। प्रोफेसर बहुत फ्रेंडली थे, कंधे में हाथ रख के बोलते हैं भाई कम लिखो लेकिन सुंदर लिखो, हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं है, लेकिन जब आप कुछ अच्छा लिखोगे तभी तो लोग पढ़ना चाहेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे सेम पॉइंट, सेम चीज जो आप बोलना चाह रहे हो उसको पॉइंट वाइज लिखना है, हेडिंग अलग अलग बनानी है, हेडिंग को बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, जिससे कि आपके आंसर का प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो सके और आप एग्जामिनर को इंप्रेस कर पाओ। आज की डेट में भी टाइपिंग में भले से आप हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हैंडराइटिंग का रोल नहीं है, बट प्रेजेंटेशन की वैल्यू वहां पर भी है। कैसे आप वाइट स्पेस का यूज करते हैं, कैसे आप स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करते हैं, और क्या आप हेडिंग बनाते हैं, और किस तरीके से अपने आंसर को समराइज करते हैं। ये 3 टिप, स्ट्रक्चरिंग योर थॉट्स, ब्लेंडिंग फैक्ट्स विद योर आइडियाज एंड पावरफुल प्रेजेंटेशन। आपको लगता है ये हमारे प्रोफेसर द्वारा बताई गई टिप्स आपके काम की हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। आपके कोई प्रश्न है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। लेकिन मेरे प्रोफेसर ने अगर ये बात मेरे से बहुत स्ट्रांगली नहीं कही होती कि केवल पढ़ने से नहीं होगा, तो शायद मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के 5th रैंक निकाल पाता, वो ना हो पाता। और फेज 1 एग्जाम के लिए भी ये बात एकदम सही है कि केवल पढ़ने से नहीं होगा। वो मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।